कॉस्ट, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी संक कॉस्ट। संक जैसे नाम से जाहिर है डूबी हुई कॉस्ट, माजी में जो कॉस्ट इनकर हो चुकी है वो, ये तो इरेलेवेंट ही हुई भी, क्योंकि ये तो संक है, माजी में इनकर हो चुकी है। ये थी माजी में कमिट हुई है, अभी इनकर नहीं हुई थी। कमिटेड कॉस्ट इरेलेवेंट है, संक कॉस्ट तो होती है जो ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, जो किराया आपने पे कर दिया है, जो बिजली का बिल पे कर दिया है, वो तो हमेशा इरेलेवेंट होता है, ये याद रखिएगा। जैसे मैं चले संक कॉस्ट की एक मिसाल अगर आपके सामने रखूं, हमने कहा जहां पे एक प्रोडक्शन प्लांट लगाते हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन प्लांट पे एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट हमारी प्रोडक्शन की टीम ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये प्रोडक्ट बनाई हुई मार्कर। हमने कहा जी इस प्लांट पे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। नया प्लांट लगाते हैं, इस बिल्डिंग में हॉल खाली पड़ा हुआ है, इस खाली हॉल में नया प्लांट लगाते हैं, नए प्लांट में नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने डेवलप कर ली है। तो भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जब प्रोडक्ट डेवलप करती है तो उस पर R&D का खर्चा लगता है ना। अब जब मैं इस प्लांट की फिजिबिलिटी कर रहा हूं कि भाई क्या मुझे यहां पे प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो प्लांट की फिजिबिलिटी करते हुए R&D की कॉस्ट इज माजी में लग चुकी है। भाई मैं प्लांट लगाऊं या ना लगाऊं, प्रोडक्ट तो बन गया। मैं सोच क्या रहा हूं, इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगाई जाए कि ना लगाई जाए। प्रोडक्ट कौन सी, जो माजी में मेरी टीम ने बना ली हुई, इस पे खर्चा माजी में लग चुका है। तो इस प्रोजेक्ट की प्लांट की फिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिबिलिटी में R&D कॉस्ट इज इररिलेवेंट इस डेफिनेशन के मुताबिक। माजी में ये इनकर हो चुकी है, बट बात फिर वही, प्लांट लग जाएगा, प्लांट लगने के बाद साल बाद P&L बनेगा, तो उस P&L में ये कॉस्ट चार्ज हो जाएगी। भाई P&L में चार्ज हो जाएगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं होगी, क्योंकि जब हम फैसला कर रहे हैं उससे पहले यह खर्चा लग चुका है। माजी की कॉस्ट कभी रिलेवेंट नहीं होती। माजी में जो पैसा मेरी जेब से जा चुका है, जो पैसा मेरी जेब में आ चुका है, दैट इज इररिलेवेंट, उसको हमने कंसीडर नहीं करना। हमने हमेशा डिसीजन मेकिंग में फ्यूचर की बात करनी है। संक इज माजी। संक मीन वो खर्चा जो डूब गया, जो इनकर हो गया। अच्छा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मुझे पता लगा आप सबने पढ़ी होती है। कहां पढ़ते हो, किस सब्जेक्ट में पढ़ते हो? इकोनॉमिक्स में। वेरी गुड। तो क्या पढ़ते हो, कौन बताएगा इसके बारे में बड़े आसान अल्फाज में? जी बेटा, बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर, बैठ जाओ, थोड़ा सा एलैबोरेट को कर सके इसको। हमारे पास पैसे हैं सर, हम उससे खरीदते हैं, तो उससे कितना रेवेन्यू मिलता है, उससे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उससे कितना रेवेन्यू, ये किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी है ये? कि अगर हम एक मकान किराए पे दे दो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं, कोई और बच्चा कोशिश करे, थोड़ा सा बात आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग है, बारीकी जो है वो सही अभी नजर नहीं आ रही, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिसिंग है। बेटा सर, हमारे पास एक बिल्डिंग है, अगर हम उसमें बिजनेस करते हैं तो तब रेवेन्यू आता है, और अगर उसको किराए पे देते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। थोड़े से और करीब हुए, लेकिन इसको मैं चलें बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा रिफाइन मजीद कर देता हूं, आप काफी करीब पहुंच गए हो बताते हुए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती किसकी है, पहले तो इसकी बात करो ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की टर्म जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं विद रेफरेंस टू अ रिसोर्स। जैसे आपके साथी ने आखिर में मिसाल दी, एक बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग इज अ रिसोर्स। जैसे हम बात करते हैं बिल्डिंग की हमारे पास है, ये बिल्डिंग हमारे पास है जी, हमने किराए पे ली हुई बिल्डिंग, और हमने कहा जी हॉल खाली पड़ा हुआ है तो यहां पे प्लांट लगा लो। हॉल खाली पड़ा हुआ था, इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, हमारे ذहन में एक इस्तेमाल आया, इस पे प्लांट लगा लो। तो जब किसी रिसोर्स का, बिल्डिंग इज अ रिसोर्स, जब किसी रिसोर्स का सिर्फ एक इस्तेमाल है ना, तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन अराइज होता है जब एक रिसोर्स के एक से ज्यादा इस्तेमाल हो। जैसे आपके साथी ने इस्तेमाल किया था, बिल्डिंग कारोबार में इस्तेमाल कर लो या बिल्डिंग किराए पे दे दो। मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी, हॉल खाली पड़ा हुआ है, हम यहां पे एक प्लांट लगाते हैं, लगाने की फिजिबिलिटी करते हैं, और वो फिजिबिलिटी लगाते हुए हमने कहा जी इस हॉल का जो आधा किराया है वो हमने शामिल नहीं करना, क्योंकि वो इररिलेवेंट है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी करते हुए, प्रोजेक्ट लगाने या ना लगाने का फैसला करते हुए, हमने इस हॉल के किराए को, इस प्लांट को चार्ज नहीं करना, क्योंकि वो हॉल का किराया इररिलेवेंट है। ये हमारी बात हुई थी। हॉल खाली पड़ा हुआ था, इसका कोई इस्तेमाल नहीं था, एक इस्तेमाल हमारे सामने आया, फैक्ट्री लगा लो। हमने कहा जी इसका कोई
किराया हमने चार्ज नहीं करना। लेकिन इसी सिचुएशन में वाइल वी वर कंसिडरिंग कि यहां पे एक प्लांट लगाएं, हमारे हमसाये ने में अप्रोच किया कि जी पता लगा आपका हॉल खाली पड़ा हुआ है, आप हमें 50,000 महीने पे किराए पे दे दो। अब ये वो आ गया भाई, एक रिसोर्स इसके इस्तेमाल की दो ऑप्शन। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं चाहूं तो इसमें फैक्ट्री लगाऊं, चाहूं तो इसको रेंट पे दूं। तो जब भी किसी रिसोर्स की एक से ज्यादा इस्तेमाल की ऑप्शन आ जाती हैं तो उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज हो जाती है। उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेनिफिट फोरगोन, फायदा फोरगो करना इन चूजिंग वन ऑप्शन ओवर एनदर। जैसे मेरे पास इसकी दो ऑप्शंस हैं, या किराए पे दे दूं या कारोबार में इस्तेमाल करूं। अगर मैं यहां पे कारोबार शुरू करता हूं तो किराए पे देने की ऑप्शन गई ना, फिर किराए पे तो नहीं दे सकता, या किराए पे दूंगा या कारोबार में लगाऊंगा। यही दो काम हो सकते हैं ना, इनमें दो में से एक हो सकता है, या किराए पे दे दो या कारोबार में इस्तेमाल करो। दो ऑप्शन अवेलेबल हो और आप एक ऑप्शन चूज करो, एक ऑप्शन को फोरगो करो। कारोबार को चूज किया, रेंट को फोरगो किया। तो भाई एक ऑप्शन चूज करने में और दूसरी ऑप्शन फोरगो करने में जो बेनिफिट फोरगोन है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मुझे जब तो इस पे किराए की ऑप्शन नहीं थी तो मैंने कहा जी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रेंट इज जीरो, रेंट की कॉस्ट फिजिबिलिटी में चार्ज नहीं करनी। लेकिन अगर यहां पे किराए पे देने की ऑप्शन आ जाए तो अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं इस बिल्डिंग को अपनी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करूंगा तो मैं रेंट पे नहीं दे पाऊंगा, और जब रेंट पे नहीं दे रहा तो मैं 50,000 महाना किराए पे लात मार रहा हूं। अब वो 50,000 महाना मेरी इस प्लांट की फिजिबिलिटी में शामिल होगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट क्यों है? मैं अगर फैसला करता हूं प्लांट का नो तो मुझे 50,000 महीना आएगा, अगर मैं फैसला करता हूं प्लांट का यस तो 50,000 महीना नहीं आएगा। A penny earned, a penny saved is a penny earned, ये सेइंग है पुरानी, कि कमाई का मतलब ये नहीं कि पैसा जेब में कितना आ रहा है, कमाई का मतलब ये भी है कि पैसे को निकलने से कितना बचाया। एक पैसा अगर खर्चा बचाते हो तो वो भी आपकी इनकम ही है। जिस तरह आप पैसा कमा के सेव करते हो, इस तरह खर्चा बचा के भी तो सेव करते हो ना आप। तो अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। इसी अंदाज में खर्चे का मतलब ये नहीं जो पैसा जेब से गया सिर्फ वही खर्चा होता है, खर्चा वो भी है जो पैसा आना था जो आने से रुक गया। जैसे मेरे जेब में अगर मैं ये फैक्ट्री ना लगाता, अगर ये फैक्ट्री ना लगाता 50,000 रुपये महाना इनकम आनी थी, फैक्ट्री लगा ली, इनकम नहीं आई, इनकम मेरी रुक गई, इनकम का मेरा लॉस हो गया, बेनिफिट फोरगोन। फैक्ट्री की ऑप्शन चूज करने से रेंट की ऑप्शन फोरगो होगी। तो एक ऑप्शन चूज करते हो, दूसरी ऑप्शन को फोरगो करते हो, दूसरी ऑप्शन फोरगो करने में जो बेनिफिट फोरगो किया दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हर रिसोर्स, हर वो रिसोर्स जिसकी एक से ज्यादा इस्तेमाल की ऑप्शन आएंगी उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। जिस रिसोर्स की सिर्फ एक ही इस्तेमाल की ऑप्शन है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। बिल्डिंग जब तक किराए की ऑप्शन नहीं थी, किराया रेलेवेंट कॉस्ट जीरो। बिल्डिंग जब किराए पे ऑप्शन आ गई, आप ये देखो मैंने किराया जो फोरगो किया ना उसको वो रेलेवेंट कॉस्ट कह रहा हूं। जो बिल्डिंग का किराया एक्चुअली मैं पे कर रहा हूं वो रेलेवेंट, क्योंकि जो एक्चुअली बिल्डिंग का किराया जा रहा है उसका इस प्लांट लगने या लगने से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक किसका है? जो इनकम आ सकती थी वो इस प्लांट लगने या ना लगने से बदल रही है। प्लांट लगाओगे इनकम नहीं आएगी, प्लांट नहीं लगाओगे इनकम आएगी। दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रेलेवेंट। ये बिल्डिंग है, ये मटेरियल है, ये लेबर है, डिफरेंट रिसोर्सेज के एंगल से इसको डिस्कस किया जाएगा इंशाअल्लाह अगले क्या बल्कि कल के ही लेक्चर में इंशाअल्लाह। जी बेटा, फर्स्ट को ऐड करेंगे, जो पैसे हम प्लांट पे लगा सकते हैं हमसे बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रिसोर्स की हम इस्तेमाल की बातें कर रहे हैं। क्या आप एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, फैक्ट्री में लगाने के लिए एक रिसोर्स है फंड्स, पैसे आपका रिसोर्स है। अगर आप पैसा, अब आप पैसे के कई इस्तेमाल होते हैं, हम सिर्फ दो इस्तेमाल की बात करें, फैक्ट्री में लगाना या किसी एक मिनट
फाइनेंस भी एक रिसोर्स है, इसके इस्तेमाल के मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। हम दो इस्तेमाल की बात करें, एक कारोबार में इन्वेस्ट कर दें, दूसरा किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दें। जैसे एक बैंक में इन्वेस्ट करना पता ना हराम है, ऐसे बात करो कोई मान ना ले मेरी बात, चलना पड़े इस रास्ते पे। वी शुड नो कि सूद हराम है, इस पर बात होगी इंशाल्लाह कैप 6 में मिलोगे, वहाँ पे इस्लामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा इंशाल्लाह टॉपिक है, इसको हम वहाँ पढ़ेंगे मजीद डिटेल में। अच्छा, तो हमारे पास लेट्स अज्यूम दो ऑप्शन, कारोबार में लगाओ या बैंक में लगाओ। अब आप कहते हो जी मैं कारोबार में लगाता हूं, तो जब कारोबार में लगाओगे तो बैंक में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन फोरगो करोगे ना, बैंक में इन्वेस्ट करने की ऑप्शन फोरगो करेंगे। तो यस, बेनिफिट फोरगोन इन चूजिंग वन ऑप्शन एंड फोरगोइंग अदर। एक ऑप्शन को चूज करने में, दूसरी ऑप्शन को फोरगो करने में जो बेनिफिट फोरगो होता है दैट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। तो पैसे को आप कारोबार में लगाते हो तो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फोरगो करके कारोबार में लगाया, उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से जो इनकम आ रही थी वो कारोबार की फिजिबिलिटी में या फाइनेंस कॉस्ट आपको लेनी चाहिए। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? हमने कुछ बेसिक सी टर्म्स पे बात की। ये टर्म्स मैंने आपको इसलिए बताई कि क्वेश्चन में हमें या किताब पढ़ते हुए टर्म्स का हमें सामना करना पड़ेगा ये चैप्टर 10 और 11 में। तो जब आपके सामने ये टर्म्स आए तो आपको इनका मतलब कुछ ना कुछ आता हो। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेसिक डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स पे बात की। अब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के टॉपिक को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे और उसको थोड़ा रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है उस पर थोड़ा मजीद बात करेंगे, रियल लाइफ सिचुएशंस लेके। क्योंकि हमने आगे इन दो चैप्टर में डिफरेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस पढ़नी है। भाई जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी प्राइसिंग डिसीजन, आपसे बात हुई प्रोडक्शन प्लानिंग, आपसे बात हुई आउटसोर्सिंग डिसीजन, ये दो तीन नाम मैंने लिए थे ना। तो भाई डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में रेलेवेंट कॉस्टिंग का असूल कैसे अप्लाई किया जाता है, अब हमने इन इश्यूज पे बात करनी है। रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन हमने समझ ली, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे डिफरेंट सिनेरियो में। तो सबसे पहले हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मजीद बेहतर अंदाज में हम प्राइसिंग डिसीजन के रेफरेंस से इस पे बात करते हैं कि जब हम प्राइसिंग डिसीजन करने जा रहे हैं तो वहां पे रेलेवेंट कॉस्टिंग का डिसीजन कैसे हम अप्लाई करेंगे। आल्दो ये जो असूल हम पढ़ेंगे ये सिर्फ प्राइसिंग डिसीजन में इस्तेमाल नहीं होगा, ये और डिसीजंस में भी इस्तेमाल हो जाएगा, बट मैं फिलहाल डिस्कशन के लिए एग्जांपल लेने जा रहा हूं प्राइसिंग डिसीजन की। कहानी है वही जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जहां से हमारी बात शुरू हुई थी कि मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मुझे अगले महीने ये वाले डाइस 50 आपसे बनवाने हैं, मुझे इन डाइस की प्राइस कोटेशन दीजिए, कोटेशन दीजिए इन डाइस की। अब मुझे जब कोटेशन देनी है कस्टमर को तो मुझे मेजर करना है ये 50 डेस्क मुझे अगले महीने कितना कॉस्ट करेंगे। बनाए नहीं अभी मैंने अगले महीने बनाने हैं कस्टमर के लिए। तो मेरा पहला स्टेप होगा कैलकुलेटिंग रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाने में मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, मतलब कस्टमर ने मुझसे अगले महीने 50 डेस्क लेने हैं, 50 डेस्क बनाने की मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगी, हिस्टोरिक कॉस्ट नहीं, मेरी रेलेवेंट कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि मैं प्राइसिंग डिसीजन करने जा रहा हूं। मैंने कस्टमर को एक प्राइस देनी है उस प्रोडक्ट की जो मैंने अगले महीने अभी फ्यूचर में बनानी है। फ्यूचर की बात आ गई, रेलेवेंट कॉस्ट होगी, कभी हिस्टोरिक कॉस्ट इसको मिक्स नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब मेरी सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है प्राइसिंग डिसीजन के लिए। अगर मैं प्राइसिंग डिसीजन का सामना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो मेजर करनी है। और फिर अपनी पॉलिसी के मुताबिक इसमें मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट से, दैट इज मार्कअप है या मार्जिन है, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, मार्कअप है मार्जिन है, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, इसके मुताबिक फिर मैं यहां पे प्राइस जो है उस पर पहुंच पाऊंगा।
मार्कअप मार्जिन की पॉलिसी जो भी होगी वो क्वेश्चन में हमें बताई जाएगी। हमारा मेन फोकस इस वक्त है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कैसे मुहैया की जाए। मैंने ये डाइस 50 अगले महीने बना के बेचने हैं, इन 50 डाइस की कॉस्ट कैसे मुहैया की जाए, दिस इज माय फोकस इन दिस एरिया नाउ। अच्छा जी, डाइस की कॉस्ट मेजर करने के लिए सबसे पहले इसके एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि इस डाइस पे क्या क्या खर्चा आना है। लेट्स कीप थिंग्स सिंपल। इस डाइस को बनाने में एक लकड़ी लगनी है मटेरियल, एक लेबर लगनी है जो कारपेंटर जिसको मैंने तनख्वाह देनी है, और एक ओवरहेड्स का खर्चा, फैक्ट्री का किराया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्पर्स, ये सारी बातें हम करके आए हैं। तो प्रोडक्ट बनाने में लेट्स अज्यूम मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो मुझे इन तीनों हेड्स में इसकी रेलेवेंट कॉस्ट को गेज करना है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस डेस्क की क्या आएगी, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी और रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड क्या होगी। इसी अंदाज में हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ने हैं कि ये डेस्क अगले महीने में जो बनाऊंगा इसके रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर कैसे मेजर की जाती है, ये डेस्क जो मैंने अगले महीने बनाना है इसकी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड कैसे मेजर की जाती है। तब टोटल रेलेवेंट कॉस्ट मेरे पास आएगी, उस पर प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्राइस निकलेगी जो कस्टमर को कोट की जाएगी। हम इसको एलिमेंट वाइज डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न। सबसे पहले हमारी डिस्कशन होने जा रही है हाउ टू मेजर रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये डाइस बनाने में जो मेरा मटेरियल लगना है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। अच्छा जी, अब यहां पे मैं फिर दोबारा एक क्लैरिटी दूं कि हमारे पास ये एक डायग्राम अवेलेबल है। इस डायग्राम की मदद से हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। इनिशियली मैंने आपको शुरू में बताया कि स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है वो रेलेवेंट कॉस्ट और हिस्टोरिक कॉस्ट को मिक्स करते हैं। उस टेंडेंसी से मैंने कहा था हम कोशिश करेंगे बचने का कोई तरीका एस्टैब्लिश करें। तो बचने का तरीका ये है, बचने का तरीका ये है, पहला स्टेप क्या है कि जब भी आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग का सवाल करने हैं और आपको रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेजर करनी है, ये डायग्राम अपने सामने रखोगे आप। इस डायग्राम को फॉलो करते हुए आप चलोगे। हमारी टेंडेंसी क्या है, हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ते हुए हमें कॉस्ट एक सामने नजर आ रही है, हमारा दिल चाहेगा हम वो उठा के अपनी स्टेटमेंट में डाल दें, लेकिन वो कॉस्ट शायद रेलेवेंट ना हो सकता वो इरेलेवेंट हिस्टोरिक कॉस्ट, क्योंकि हमारा दिमाग उसको अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता ना, शुरू में रेलेवेंट और हिस्टोरिक कॉस्ट का फर्क नहीं ले पाता। तो इसलिए आई विल स्ट्रांगली एडवाइज कि जब तक आपका दिमाग 5, 7, 8, 10 एग्जाम्पल करने के बाद पक्का नहीं हो जाता, आपको जब भी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेनी है यू शुड कीप दिस डॉक्यूमेंट ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने ये पेज खोलें, फिर आप रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाई करके आगे चलें। ठीक है, ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल जब भी आपके सामने ये इशू आएगा, आप इस डॉक्यूमेंट की मदद से ही उस पर फैसला करेंगे। अच्छा जी, हमने कहा जी ये डाइस में लकड़ी इस्तेमाल होनी है। मैं जानना चाहता हूं इस डाइस में जो लकड़ी इस्तेमाल होनी है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर 1, जो लकड़ी इस डाइस में इस्तेमाल होनी है, इज मटेरियल ऑलरेडी इन स्टॉक, क्या वो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है। आंसर, इफ आंसर इज नो कि नहीं भाई ये स्टॉक में नहीं है, फिर तो जिंदगी बहुत ही आसान है, काम बड़ा खत्म हो जाता है कि भाई अगर जिस लकड़ी से मैंने ये डाइस बनाना है कस्टमर के लिए अगले महीने, वो लकड़ी मेरे पास नहीं है, तो भाई बनाने के लिए मुझे लकड़ी खरीदनी पड़ेगी। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, खरीदने पे मेरी जेब से जो पैसा जाएगा, विच इज करंट प्राइस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी करंट मार्केट प्राइस का ही आप समझे साइनोनिम है, इसको मजीद कभी आगे चल के मजीद इलेबोरेट कर दूंगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी करंट मार्केट प्राइस, मार्केट से आज खरीदने जाओ कितने का मिलेगा, ये इसका साइनोनिम है। ठीक है, तो अगर तो मेरे पास स्टॉक नहीं है तो भाई मार्केट से पता कर लो लकड़ी कितने की मिलती है, दैट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। जिंदगी बहुत आसान। आपने कहा जी मेरी इस डाइस में जो लकड़ी इस्तेमाल होनी है वो मेरे पास स्टॉक में नहीं है, इसका मतलब अगर मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा लकड़ी मुझे खरीदनी पड़ेगी, तो भाई मार्केट में चेक कर लो कितने की मिलती है, क्योंकि डेस्क बनाओगे तो जेब से पैसे देकर खरीदोगे ना, तो वही जेब पे क्या बोझ पड़ेगा डेस्क बनाने पे, मार्केट से पता कर लो कितनी कीमत पे करनी पड़ेगी, दैट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट, उसको ले लो। अच्छा, लेकिन अगर मेरा आंसर इसका हो जाता है यस कि नहीं भाई जो मटेरियल मैंने इस्तेमाल करना है इस डेस्क बनाने में वो मटेरियल मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है,
इफ द आंसर इज यस, देन देर इज क्वेश्चन नंबर 2। पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है भाई? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि क्यों पड़ा हुआ है। क्या वो किसी और कस्टमर के लिए मैंने खरीद कर रखा हुआ है, या मेरी प्रोडक्ट में रेगुलर इस्तेमाल होता है? एक ही बात है, मतलब मेरे पास पड़ा हुआ है क्योंकि मैं किसी और कस्टमर के लिए या अपनी रेगुलर प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना चाहता हूं, इसलिए पड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन है किस लिए पड़ा हुआ है। क्या इसलिए पड़ा हुआ है कि से ये कस्टमर ए का ऑर्डर है। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया, भाई ये लकड़ी पड़ी हुई है हमारे पास इधर गोदाम में, क्या ये लकड़ी कस्टमर बी के लिए खरीदी थी हमने? कस्टमर बी ने वो कुर्सियां मंगवाई थी, हमसे बनवानी है, क्या कस्टमर बी के लिए लकड़ी खरीदी है, या रेगुलर कस्टमर, रेगुलर हम ये डेस्क बना के बेचते हैं, क्लासरूम डेस्क, या इनके लिए खरीद कर रखी हुई है? क्यों खरीदी हुई है? ठीक है ना, क्या किसी कस्टमर के लिए खरीद कर रखी है, या जो रेगुलर प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए खरीदी है? अगर तो आंसर है यस, हाँ भाई मैंने कस्टमर बी के लिए खरीदी है, हाँ भाई मैंने इन डेस्क के लिए खरीदी है, तो भाई अगर आपने जो लकड़ी पड़ी हुई है जो इस डाइस में भी इस्तेमाल हो सकती है, आपने खरीद कर रखी हुई है इसके लिए, आपने खरीद कर रखी है उसके लिए, तो इसका मतलब अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे, खरीदनी तो फिर पड़ेगी ना आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस्तेमाल के लिए खरीद के रखी हुई है। इसको इस्तेमाल करने की सूरत में आपको हर सूरत दोबारा खरीदनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी जेब पे बोझ क्या आएगा? सेम, खरीदनी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि मैंने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है, फालतू नहीं पड़ी हुई मेरे पास। हाँ, आंसर नो भी हो सकता, नहीं भाई फालतू पड़ी हुई है, इसमें भी इस्तेमाल नहीं होती, कस्टमर बी के ऑर्डर के लिए बनी भी, माजी में कभी खरीदी थी एक ऑर्डर के लिए, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया था, बच गई थी, इसलिए पड़ी हुई है। समझ आ रही ना बात? मटेरियल पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? किसी कस्टमर के लिए या पुराना बचा खुचा। अगर किसी कस्टमर के लिए पड़ा हुआ है तो भाई मैं नए कस्टमर के लिए जब अगर इस्तेमाल करूंगा तो खरीदनी तो मुझे पड़ेगी, तो रेलेवेंट कॉस्ट परचेज कॉस्ट ही रहेगी। लेकिन अगर पुरानी बची कुछ ही पड़ी हुई है फिर कहानी और आगे चलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। अगर आंसर होता नो तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज। बल्कि काम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कशन हम कल पे छोड़ते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कशन थोड़ी आगे लटक जाएगी, फिर अगली क्लास हमारी होती है उसमें टाइम लगेगा। हम अभी यहां तक सिर्फ पहुंचे हैं, यहां तक, यस या नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी इलस्ट्रेशन कल देखेंगे। कल हम लेबर पे बात भी करेंगे, कल हम ओवरहेड पे बात भी करेंगे। हमारे पास लेबर का भी डायग्राम है, हमारे पास ओवरहेड के भी असूल हैं, उन पे भी कल बात करेंगे, एंड देन विल डू सम इलस्ट्रेशंस। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल रेलेवेंट कॉस्टिंग के एरिया पे हो रही थी और हमने रेलेवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में हमें यूज़ करनी चाहिए, एक ये बात सीखी थी। और डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्ट जब हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पहचान कैसे की जाती है। हमें जो कॉस्ट का डाटा पेपर में क्वेश्चन में दिया गया है उसमें से रेलेवेंट कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये 3 हमने उसके बेसिक आप कह सकते हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए थे रेलेवेंट कॉस्ट के। और उनमें सबसे अहम करैक्टरिस्टिक हमारा ये था, मतलब फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए, कैश फ्लो होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारे फैसले की वजह से इनकर हो रही हो। हम जो भी फैसला डिसीजन लेने जा रहे हैं, जिसके लिए हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वो डिसीजन की वजह से असरअंदाज हो रही है तो रेलेवेंट है। अगर हमारे डिसीजन से असरअंदाज नहीं होती तो वो इरेलेवेंट है। और डिसीजन से असरअंदाज होने का मतलब डिसीजन से हमारी जेब पे कोई बोझ आता है, क्योंकि कैश कॉस्ट है ना, कैश कॉस्ट जेब में इन कैश फ्लो है या जेब में इन आउट पे कोई असर पड़ेगा, कैश का बैलेंस हमारे उस पर कोई असर पड़ेगा तो रेलेवेंट है, अदरवाइज इरेलेवेंट है। ये कुछ टर्म्स भी हमने डिस्कस की थी रेलेवेंट इरेलेवेंट से रिलेटेड, और उनमें इनके फीचर भी आइडेंटिफाई किए थे, इनकी नेचर क्या है। और फाइनली फिर हम एक एग्जाम्पल लेके, प्राइसिंग डिसीजन की एक एग्जाम्पल लेके हम चल पड़े थे कि हम एक प्रोडक्ट की प्राइस कोट करना चाहते हैं और हमारी पॉलिसी है हम उस प्रोडक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे प्राइस कोट करेंगे। तो हाउ टू मेजर द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट जो हमने अभी बनानी है, इस पे हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी। और हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स पे बात करनी है। अभी हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, ये डाइस की एग्जांपल लेके हम चले थे। अगर हम इस डाइस अगले महीने हमने ये 50 यूनिट सप्लाई करने हैं, तो ये डाइस की पहले हम 50 डाइस की कॉस्ट बनाएंगे, फिर उन में 50
डाइस की कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप ऐड करेंगे तो हमें प्राइस मिलेगी। तो कॉस्ट मेजर करने के लिए एक प्रोडक्ट जो हमने बनानी है, हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाई करनी है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर लेनी है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड लेनी है, फिर हम इसकी टोटल कॉस्ट में, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो हम रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल पे बात कर रहे थे, उसमें कुछ बातें हमारी होगी थी और कुछ बातें हमारी रहती हैं। जी, यहाँ तक जो बातें हमारी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका जवाब अगर नो है तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, अगर उसका जवाब यस है देन देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब अगर यस है तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब अगर नो है तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिससे हमने बात शुरू करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 तक रेलेवेंट कॉस्ट की मेजरमेंट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब अगर नो है, मतलब हमारे पास जो मटेरियल स्टॉक में पड़ा हो, जो हमने इस डाइस को बनाने में यूज करना है, हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारे रेगुलर इस्तेमाल का नहीं है, ना ही किसी कस्टमर के लिए हमने खरीद कर रखा हुआ है। मतलब पुराना कभी खरीदा था, सरप्लस हो गया, ऑर्डर के लिए खरीदा था, ऑर्डर कैंसिल हो गया, बचा पड़ा रह गया, अब उसकी बात होने जा रही है। डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? इसका कोई और इस्तेमाल है? जो मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है लेकिन हमारे किसी रेगुलर इस्तेमाल में नहीं आता, हमारे किसी कस्टमर के ऑर्डर के लिए नहीं पड़ा हुआ, वो मटेरियल हम इस डाइस बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट हम जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मटेरियल पड़ा हुआ है क्या उसका कोई अल्टरनेटिव यूज है, मतलब किसी और प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल हो सकता है? अल्टरनेटिव यूज से मुराद ओरिजिनल यूज तो उसका खत्म हो गया, माजी में एक ऑर्डर आया था जिसके लिए लिया था, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया या ऑर्डर पूरा हो गया, सरप्लस बच गया, ओरिजिनल यूज तो उसका नहीं है। अल्टरनेटिव यूज मतलब किसी और मटेरियल की जगह पे किसी और प्रोडक्ट में वो इस्तेमाल किया जा सकता है मटेरियल जो पड़ा हुआ है। इफ द आंसर इज नो, तो भाई जो मटेरियल किसी काम का नहीं, स्क्रैप है, तो वो भी बिक जाता है, जो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी स्क्रैप वैल्यू। यहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। एक मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं चाहूं तो उसको स्क्रैप में बेच दूं, चाहूं तो कस्टमर एक ही ऑर्डर में डाइस में इस्तेमाल कर लूं। अब एक ऐसा मटेरियल जिसके मेरे पास 2 इस्तेमाल हैं, बेच के कुछ पैसे कमा लूं या यहां पे इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा लूं। अगर मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूं यहां पे, तो बेचने की ऑप्शन फोरगो होगी, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी बेनिफिट फोरगोन। स्क्रैप में बेच के जो मैं पैसे कमा सकता था दैट विल बी फोरगोन अगर मैं उस मटेरियल को इस डाइस में इस्तेमाल करूंगा। सो रेलेवेंट कॉस्ट इज स्क्रैप वैल्यू। आंसर कुड बी यस, हाँ भाई इसका अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज कैसे आता है? ये मटेरियल जो पड़ा हुआ है से ये लकड़ी है, ये ब्लैक कलर की लकड़ी है इस डाइस के लिए जैसे चाहिए। ये लकड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ ये डेस्क बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, जिसमें ग्रे लकड़ी नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस डेस्क में ग्रे लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लकड़ी मेरे पास पड़ी है वो ब्लैक में है, जो मैंने माजी में कब खरीदी थी, अब इस डाइस में इस्तेमाल हो सकती है। अल्टरनेटिव यूज इसका क्या है? अगर इस डाइस में इस्तेमाल ना करें तो भाई थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ डेस्क में इस्तेमाल कर लें, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव यूज आ गया। जब अल्टरनेटिव यूज आया तो उसका फायदा क्या है? अगर मैं इस लकड़ी को इस डेस्क में इस्तेमाल करूंगा ग्रे लकड़ी की जगह, तो आई विल नॉट हैव टू बाय ग्रे लकड़ी, वो नहीं ना खरीदूंगा फिर मैं, क्योंकि मेरे पास पड़ी थी काली, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया यहां पे, तो ग्रे लकड़ी मुझे खरीदनी नहीं पड़ी। एज अ रिजल्ट मैं कहता हूं कि इस मटेरियल को इस्तेमाल करने से मैं यहां पे कॉस्ट सेव कर सकता हूं। ऐसे ही है ना, मुझे ग्रे लकड़ी नहीं खरीदनी पड़ी। दैट इज द कॉस्ट सेविंग विच आई विल अचीव बाय यूजिंग दिस लकड़ी। तो अब इस केस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब इस लकड़ी के 3 इस्तेमाल हैं। ऑप्शन नंबर 1, इसको ग्रे लकड़ी की जगह इस्तेमाल कर लो। ऑप्शन नंबर 2, स्क्रैप में तो बेची जा ही सकती है ना भाई। और ऑप्शन नंबर 3, यहां पे इस्तेमाल कर लो। किसी भी रिसोर्स के एक से ज्यादा इस्तेमाल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे यहां पे 2 इस्तेमाल निकले थे, स्क्रैप में बेचो या इस्तेमाल करो। हमने कहा इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रैप फोरगो होगी। यहां पे 3 इस्तेमाल आएंगे, स्क्रैप में बेचो, इधर इस्तेमाल करो या इधर इस्तेमाल करो। अब मैं अगर इसको यहां पे इस्तेमाल करूंगा तो मैं 2 ऑप्शन फोरगो करता हूं। इस केस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई होती है, हाईएस्ट बेनिफिट फोरगोन। हमने कहा था ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक ऑप्शन को फोरगो करने में, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना, दूसरे को फोरगो करना, उसमें बेनिफिट फोरगो। अब यहां पे क्या है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना, 2 को फोरगो करना। तो 2 ऑप्शन को जो फोरगो हो रही है उनमें हाईएस्ट बेनिफिट किसका है? जैसे आपको मैं अगर ऑप्शन दूं कि भाई हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाहें तो लकड़ी 100 रुपए की बेच दें,
चाहे तो इस्तेमाल करें ग्रे लकड़ी की जगह और ग्रे लकड़ी 120 रुपए की बचा लें। इस लकड़ी को ग्रे की जगह इस्तेमाल करेंगे तो 120 रुपए की ग्रे लकड़ी की बचत होगी, मतलब हमें 120 रुपए की ग्रे लकड़ी नहीं खरीदनी पड़ेगी। और इसको बेचना चाहेंगे तो 100 की बिकेगी। हमारा डिसीजन क्या है? 120 की कॉस्ट बचत करो ना, क्योंकि बेच के 100 रुपया लेना या इस्तेमाल करके 120 रुपए बचाना, एक है इनफ्लो और एक इनफ्लो हासिल करना और एक आउटफ्लो बचाना, दोनों सेम है। जैसे मैंने कल कहा था, पेनी सेव्ड इज इक्वल टू पेनी अर्न। 100 रुपया कमाना या 120 रुपए की कॉस्ट में बचत लेना, 120 रुपए की बचत वो भी कमाई है और 100 रुपए का स्क्रैप वैल्यू वो भी कमाई है। तो दोनों कमाई है, जो कमाई ज्यादा अच्छी है, ज्यादा है, वही बेहतर है ना। हमने कहा जी इन दो में से हमें तो ये सूट करती है। अच्छा, हमें सूट ये करती है, लेकिन हम इसको भी छोड़ के इसकी तरफ अगर आएंगे तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? हाईएस्ट बेनिफिट फॉर गोन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, इस लकड़ी के 3 इस्तेमाल बन गए, स्क्रैप में जाना, ग्रे लकड़ी की जगह इस्तेमाल होना या इस डाइस में इस्तेमाल होना। इस डाइस में इस्तेमाल करेंगे, दोनों ऑप्शन फॉर गो होंगी, दोनों ऑप्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज द रेलेवेंट कॉस्ट। तो ये जनाब मटेरियल की कंप्लीट डायग्राम हमने, मैं कल आपको जो बात की थी फिर मैं तवज्जो दिला दूं, रेलेवेंट कॉस्ट का फैसला जब भी रेलेवेंट कॉस्ट का सवाल आएगा, मटेरियल कॉस्ट का फैसला करना है, इस डायग्राम से करना है। हमने कभी भी अपने माइंड को इस डायग्राम से हट के अप्लाई नहीं करना, क्योंकि मैंने कल आपको वार्न किया है, इस डायग्राम से हट के जब भी आप माइंड को अप्लाई करने जाओगे, आपके ज़हन में रेलेवेंट कॉस्ट की जगह कॉस्ट आएगी। और कॉस्ट अभी तक जो हम डील करते हैं वो हिस्टोरिक कॉस्ट है। आप हिस्टोरिक कॉस्ट का डाटा पिक करके क्वेश्चन में अपनी स्टेटमेंट में डालोगे। और हमने सीखा नहीं भाई, डिसीजन मेकिंग में हम अपनी स्टेटमेंट में, अपनी वर्किंग में सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट लेते हैं। रेलेवेंट कॉस्ट का फैसला इस डायग्राम को देखे बगैर मुश्किल होगा। हम 8-10 एग्जाम्पल इसको देके जब कर लेंगे फिर हमारा दिमाग ट्यून हो जाएगा। नहीं भाई, रेलेवेंट कॉस्ट हो तो ऐसे चलना है, फिर हमें डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं, डायग्राम हमारे दिमाग में खुद ब खुद बन जाएगी। खुद ही क्वेश्चन हमारे ध्यान में आ करेंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3 क्या है और यस या नो के ऊपर हमारा क्या एक्शन प्लान बनता है। इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं जी, मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर इलस्ट्रेशन 1, फिर आगे देखते हैं कोई क्वेरी है, कोई इशू है तो इस पर फिर मजीद बात करेंगे। ये जी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 1, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट आर द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स टू बी इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल कॉस्ट में मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट जो शामिल होनी चाहिए वो क्या है? मतलब वही जैसे हम बात कर रहे थे, एक प्रोडक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट में मटेरियल कैसे मेजर किया जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट, अ कंपनी हैज बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 10,000 kgs ऑफ मटेरियल ए। Material A is used regularly by the company. The company has 8,000 kgs of material A currently in inventory which costs 10 रुपए। हमें 10,000 चाहिए जिसमें से 8,000 स्टॉक में पड़ा हुआ है, जो कि हमने खरीदा था किस रेट पे? 10 रुपए पे। The price for the material has since risen to 10.5। अच्छा जी, हम पहले मटेरियल A की कहानी इतनी है, हम मटेरियल A की रेलेवेंट कॉस्ट मेजर करते हैं, फिर मटेरियल B का पैरा पढ़ेंगे। डायग्राम अपने सामने रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इस डायग्राम के मुताबिक इज मटेरियल ए इन स्टॉक? कितना चाहिए? कितना चाहिए? 10,000। स्टॉक में कितना है? 8,000। इसका मतलब सारा स्टॉक में नहीं है। हमें यहां से मटेरियल की क्वांटिटी के 2 हिस्से कर लेने चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक में है उसका असूल कुछ और है और जो स्टॉक में नहीं है उसका असूल कुछ और है। हमने कहा जी ए की बात करें तो ए के कुछ यूनिट स्टॉक में है और कुछ यूनिट स्टॉक में नहीं है। जो स्टॉक में है वो 8,000 है और जो स्टॉक में नहीं है वो 2,000 है। डायग्राम के मुताबिक जो मटेरियल स्टॉक में नहीं है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? डायग्राम का मुताबिक जो मटेरियल स्टॉक में नहीं है, करंट परचेज प्राइस कितनी है? करंट परचेज प्राइस 10.5। और जो मटेरियल स्टॉक में है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2, इज इट इन रेगुलर यूज और एग्जिस्ट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर? आंसर इज यस। इफ द आंसर इज यस देन व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? अगेन करंट मार्केट प्राइस। अब यहां पे फर्क जरा देख लो, उसने कहा हमने 10 रुपए का खरीदा हुआ है, दैट इज हिस्टोरिक कॉस्ट, दैट इज इररिलेवेंट। उसको हमने अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेना कि भाई ये 10 रुपए का खरीदा हुआ है तो 10 रुपए इसकी कॉस्ट ले ले। नो, दैट इज नॉट रेलेवेंट।
रेलेवेंट डायग्राम से पता लगी, रेलेवेंट क्या पता लगी 10.5। तो ये बना जनाब 84,000, ये बना 21,000 और मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट 1,05,000। डायग्राम के मुताबिक हम फैसला करेंगे, मटेरियल ए की रेलेवेंट कॉस्ट 1,05,000। मटेरियल बी का पैरा पढ़ते हैं जी, इसमें रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वुड ऑल्सो रिक्वायर 4,000 kgs of material B. There are 3,000 kgs of material B in inventory, but because of a decision taken several weeks ago, material B is no longer in use by the company. The 3,000 originally cost 15,000 and have a scrap value of 5,000. New purchase of material B would cost 12 per kg. मटेरियल बी की कहानी हमने पढ़ ली, हमें मटेरियल बी चाहिए 4,000, हमने 4,000 kg की रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 डायग्राम पे, इज मटेरियल बी इन स्टॉक? पार्शली यस, कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी कहानी वैसे ही है कि बी का कुछ मटेरियल स्टॉक में है और कुछ मटेरियल स्टॉक में नहीं है। 3,000 स्टॉक में है, 1,000 स्टॉक में नहीं है। जो तो स्टॉक में नहीं है उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 12। तो ये जनाब 12,000 तो आ गया। जो स्टॉक में है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट इन रेगुलर यूज? हमें ऐसा कोई जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया, बल्कि बता गया नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, हमारे इस्तेमाल में नहीं है। फिर इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3, डज इट हैव एन अल्टरनेटिव यूज? अल्टरनेटिव यूज से हमारा किसी और प्रोडक्ट में किसी और मटेरियल की जगह इस्तेमाल हो सकता है? क्वेश्चन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट स्टॉप, व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? तो रेलेवेंट कॉस्ट इन 3,000 kg की है 5,000। मटेरियल बी की रेलेवेंट कॉस्ट है 17,000। टोटल मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट हुई 1,22,000। टोटल मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट 1,22,000। अब ये 3,000 जो हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक में, हमने खरीदा था 15,000 का, बट दैट इज हिस्ट्री, दैट इज पास्ट, दैट इज इररेलेवेंट। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल भाई? मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट की डायग्राम पढ़ी हमने और एक बेसिक एग्जांपल से उस डायग्राम को अप्लाई किया। अब हम इसी अंदाज में लेबर पे कुछ बात करेंगे और ओवरहेड के असूल भी डिस्कस कर लेंगे। लेबर की बात करके लेबर की एग्जांपल एक डिस्कस कर लेंगे और ओवरहेड के असूल डिस्कस करने के बाद फिर हम इसकी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स, एग्जाम लेवल क्वेश्चन पे आप समझिए पहुंच जाएंगे, जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड के तमाम असूलों को हम बार बार अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक कहानी सिर्फ इस चैप्टर पे ख़त्म नहीं होगी। ये जो असूल हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम इसको सिर्फ प्राइसिंग डिसीजन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग का असूल डिसीजन मेकिंग की हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। तो अभी हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल पढ़ के उसको प्राइसिंग डिसीजन के हिसाब से क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन में अप्लाई करना सीख रहे हैं, लेकिन आगे चल के इन्हीं असूलों को हम दूसरे जो डिसीजन मेकिंग के सिचुएशंस आएंगे चैप्टर 11 में, हम उन पे भी यही असूल अप्लाई करेंगे। तो जो असूल हम सीख रहे हैं चैप्टर 10 की इलस्ट्रेशन क्वेश्चन में भी अप्लाई होने हैं और यही असूल विद सम एडिशनल गाइडलाइन चैप्टर 11 में भी अप्लाई होने हैं। जी बेटा। 15,000 का था बेटा, मैं यही तो बात कर रहा हूं कि रेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करना हम सीख रहे हैं। यहाँ पे हमें रेलेवेंट कॉस्ट मेजर करनी है। रेलेवेंट कॉस्ट कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस पर हम बहस नहीं कर रहे।
ठीक है, हम तो कह रहे हैं हमारी रेलेवेंट कॉस्ट है क्या। अगर मटेरियल बी को मैं, जो मेरे पास 3000 पड़ा हुआ है, इसको अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करूंगा तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी क्या है, हम सिर्फ ये सीख रहे हैं। मतलब उसमें जो आपको सिखाया जा रहा है कि भाई हिस्ट्री इज इररिलेवेंट। 15,000 का मैंने मादी में खरीदा था, ठीक है, मेरे लिए दिस इज नॉट रेलेवेंट बिकॉज ये पास्ट है, ये संक है। रेलेवेंट क्या होता है, फ्यूचर, कि भाई अब अगर मैं इस मटेरियल को जो मेरे किसी काम का नहीं है फिलहाल, नो लॉन्गर इन यूज, आपने खरीद लिया लेकिन किसी काम का नहीं है, तो जीरो हो गया ना, समझो उसको। खरीदा किसी काम का नहीं है, जीरो। भाई अब अगर मैं इस मटेरियल को जो मेरे किसी और काम का नहीं है, मैं किसी नए ऑर्डर में इस्तेमाल कर लेता हूं, फिलहाल मेरे किसी काम का नहीं है, एक नया ऑर्डर आया उसमें अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूं तो मेरी जेब पे क्या बोझ पड़ता है भाई, तो मेरी जेब पे बोझ तो यही पड़ेगा, किसी काम का नहीं है, 5,000 का बेच सकता था, अब नए ऑर्डर में इस्तेमाल कर लूंगा तो 5,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू 4 हो जाएगी। तो भाई मेरी जेब पे बोझ क्या है इसको इस्तेमाल करने में, बी के 3000 kg को इस्तेमाल करने में मेरी जेब पे बोझ है 5,000। 15,000 मेरी जेब पे बोझ नहीं है क्योंकि वो माजी है, वो पास्ट है, वो संक है, उसको भूल जाओ, आगे की बात करो। तो आगे, आज से आगे मेरी जेब पे उसको इस्तेमाल करना 5,000 का बोझ डालेगा, ठीक है। सो हमने अगेन रेलेवेंट कॉस्ट को मैं अपनी वर्किंग में लाऊंगा तो कॉस्ट पर यूनिट, हिस्टोरिक कॉस्ट पर यूनिट के मुकाबले में ये कैसी है, इस पे हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं हिस्टोरिक कॉस्ट जैसी भी है रेलेवेंट है, ठीक है, और फ्यूचर कॉस्ट वो रेलेवेंट है, कम है ज्यादा है उस पर बात नहीं हो रही। यहां पे भी तो आप बात कह सकते थे ना भाई, हमने तो 10 की खरीदी थी, हमने 10 या 50 क्यों ले लिया, इधर तो आपको इतराज नहीं हुआ कि खरीदा तो 10 का हुआ है, ये 8,000 kg हमने 10 रुपए का खरीदा है। मैंने कहा नहीं भी 10 नहीं, 10 या 50 पे लगाओ, यही किया था ना हमने। वहां पे भी इतराज बनता ना, भाई ये तो ज्यादा नहीं हो जाएगी हमारी कॉस्ट पर यूनिट, तो हो जाए भाई, हमें उससे कर्ज नहीं है। हमें क्या, हमारा टारगेट क्या है, हमने रेलेवेंट कॉस्ट लेनी है, और कहां से लेनी है, डायग्राम। यही प्रॉब्लम आपके ज़हन में ना, जो तारे जुड़ेंगे ना, बार बार करंट मारेंगे इस तरह कि भाई इधर को निकल जाओ, इधर को निकल जाओ, स्पार्क होगा, कभी इधर को जाओगे, कभी इधर को जाओगे, कहीं नहीं जाना, डायग्राम पे रहना है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपके ज़हन में स्पार्किंग होनी है, अभी थोड़े दिन चलती रहेगी, तो उससे हमने बचना है डायग्राम को देख के। हाँ जी, कोई और सवाल? अच्छा जी, मटेरियल पे हमने कुछ बातें कर ली, मजीद अभी कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन देखेंगे, इसकी रिवीजन भी बार बार होगी इंशाअल्लाह, कोई हमें परेशानी नहीं। अभी हम फिलहाल थोड़ी सी बात लेबर की कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम ओवरहेड की करके कंप्रीहेंसिव एग्जांपल पे आ जाएंगे। अच्छा, लेबर की बात जब करने चलते हैं तो लेबर में भी उसी तरह डायग्राम है, और लेबर का पहला क्वेश्चन ये है जी, जिस लेबर ने ये प्रोडक्ट बनानी है क्या वो लेबर परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो इसके लिए हम परमानेंट और टेम्परेरी लेबर की पहचान पहले पढ़ लेते हैं। परमानेंट लेबर हम उस लेबर को कहते हैं हु विल बी पेड सैलरी इररिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क, काम है या नहीं है उसको तनख्वाह मिलनी है। यूजुअली परमानेंट लेबर की सैलरी पीरियड से लिंक होती है, पर मंथ, पर वीक। और टेम्परेरी वर्कर हम उस वर्कर को कहते हैं हु विल ओनली बी हायर्ड व्हेन देयर इज वर्क, काम है तो उसको हायर करके तनख्वाह देंगे, काम नहीं है तो वो घर बैठेगा, फारिग बैठेगा, जहां मर्जी बैठे, हमें उससे कर्ज नहीं। एग्जामिनर हमें अक्सर परमानेंट और टेम्परेरी की पहचान थ्रू रेम्युनरेशन स्केल देगा। वो बताता नहीं है कि भाई ये डाइस परमानेंट वर्कर बनाएगा या ये डाइस टेम्परेरी वर्कर बनाएगा, वो कहेगा ये डाइस जो वर्कर बनाएगा उसकी सैलरी 25,000 पर मंथ है, इसका मतलब ये परमानेंट वर्कर है। ये एग्जामिनर ने लिखा होगा ये डाइस जो वर्कर बनाएगा उसकी सैलरी 500 रुपए पर यूनिट है, टेम्परेरी 1000 रुपया पर आवर है, टेम्परेरी। ठीक हो गया। तो ये जनाब हमने रेम्युनरेशन से पहचानना है वर्कर परमानेंट है या टेम्परेरी है। परमानेंट की मिसाल 20,000 पर मंथ, 6,000 पर वीक, 200 पर आवर विद गारंटीड पेमेंट ऑफ 30 आवर्स। मतलब काम है या नहीं 30 घंटे की पेमेंट करनी है, एक ही बात होगी ना। मतलब एक वीक में आपने 30 घंटे की गारंटीड पेमेंट करनी है, 30 × 200 ये भी 6,000 बना और ये भी 6,000, एक ही बात होगी। 6,000 पर वीक लिख दो या 200 पर आवर विद गारंटीड पेमेंट ऑफ 30 आवर्स इन अ वीक, एक ही बात होगी। फर्क क्या है, 30 के ऊपर 31 आवर होगा तो
31 घंटे की तनख्वाह मिल जाएगी। मतलब आप 0 आवर काम करो तो भी 30 घंटे की तनख्वाह है, आप 30 घंटे काम करो फिर भी 30 घंटे की तनख्वाह है। इसका मतलब आप काम करो या ना करो तनख्वाह 30 घंटे की देनी है कम से कम, ये फिक्स पेमेंट में आ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ पर आवर लिखा है कोई गारंटीड नहीं है, ये टेम्परेरी है। अगर पर यूनिट लिखा हुआ है ये भी टेम्परेरी है। तो हम यहां से पहचानते हैं परमानेंट या टेम्परेरी वर्कर को। जितना काम उतनी तनख्वाह, टेम्परेरी वर्कर। काम है या नहीं, पीरियड से लिंक करके तनख्वाह, परमानेंट वर्कर। बेटा जिस वर्कर का सैलरी का ताल्लुक काम से नहीं है, एक दिन में 8 घंटे आपका 8 घंटे का एक दिन होता है, आपने वर्कर को कहा पर डे हम आपको 2000 देंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वर्क। काम है या नहीं, पर डे दे रहे हो आप, आपने पर आवर ऑफ वर्क नहीं दे रहे, पर यूनिट प्रोड्यूस नहीं दे रहे, पर डे दे रहे हो। अगर उसका ताल्लुक काम से नहीं है, काम है या नहीं, हर सूरत में तनख्वाह जारी है, तो हम उसको परमानेंट वर्कर में क्लासिफाई करेंगे। नॉर्मली पर आवर डेफिनेटली दिस रिफ्लेक्ट्स के काम होगा तभी 1 घंटे के लिए हायर करोगे, काम होगा तो 2 घंटे के लिए हायर कर लोगे, काम होगा तो 3 घंटे के लिए हायर कर लोगे। लेकिन पर डे, पर वीक, पर मंथ हायर कर रहे हो तो जनरली इट मे नॉट बी नेसेसरी कि ये काम से लिंक है, ये लिंक है, काम से लिंक नहीं है। अच्छा जी, हमारा पहला सवाल होता है क्या लेबर परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो पहले टेम्परेरी की कहानी हम देख लेते हैं। हमने जवाब दिया डेटा को देख के कि जिस वर्कर ने ये डाइस बनाना है वो टेम्परेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड। जिस वर्कर ने ये डाइस बनाना है क्या उस वर्कर से हम एडिशनल टाइम हायर कर सकते हैं। हमें उस वर्कर का टाइम हायर करने में दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी वर्कर हम हायर ही तब करते हैं जब हमें जरूरत होती है। लेकिन एक चैलेंज यहां पे आ जाता है टेम्परेरी वर्कर में कि आपको वर्कर की जरूरत पड़ी, आप उसको हायर करने निकले, वर्कर इज इन शॉर्ट सप्लाई, मिला ही नहीं। वर्कर शॉर्ट सप्लाई में है, वर्कर एक खास कारीगर है, खास स्किल रखने वाला कारीगर है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं है। आपकी फैक्ट्री में काम करता है वो वर्कर, आपकी फैक्ट्री में वर्कर ये डेस्क बना रहा है, आपने अब ये डाइस बनवाना है। आप डाइस बनवाने के लिए मार्केट से बाहर गए और वर्कर ढूंढने, तो मार्केट में कोई वर्कर मिला नहीं जो ये डाइस बना सके। तो हमारा आंसर हो गया नो। हमें जो वर्कर इस डाइस के लिए चाहिए वो हम हायर नहीं कर पा रहे, वो जो टाइम हमें इस डाइस के लिए चाहिए वो टाइम हम हायर नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस सूरत में जब मैं वर्कर इस डाइस के लिए हायर नहीं कर पा रहा, इजाफी टाइम वर्कर से इस डाइस के लिए नहीं ले पा रहा, उसके बावजूद अगर मैं ये डाइस करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शन है भाई। वर्कर से कहूं ये डेस्क बनाना छोड़ो, इधर आ जाओ। मैंने आपको क्या कहा कि भाई वर्कर मेरे पास अवेलेबल है, वो डेस्क बनाने में बिजी है, ये इसके बाद मजीद टाइम है नहीं, बाहर से नया वर्कर मिल नहीं रहा, तो मुझे अपनी जॉब के लिए जो वर्कर चाहिए वो नहीं मिल रहा। लेकिन एक ऑप्शन बहरहाल मेरे पास है कि इस सब के बावजूद अगर मैंने ये डाइस का ऑर्डर करना है तो मैं वर्कर से कहूं डेस्क छोड़ो डाइस बना लो। उस पर तो वर्कर को इतराज नहीं है ना, वर्कर ने तो भाई 500 रुपये पर आवर लेना है, वो पर आवर में से डेस्क बनवा लूं, पर आवर में से डाइस बनवा लूं। वर्कर ऑलरेडी मेरे पास है, डेस्क के ऑर्डर में बिजी है, एडिशनल टाइम में इसका भी नहीं ले पा रहा, एडिशनल टाइम सिमिलर वर्कर बाहर से भी नहीं मिल रहा जिससे मैं डाइस बनवाऊं। तो भाई एडिशनल टाइम नहीं मिल रहा, जो टाइम हायर किया हुआ है उसमें डेस्क की जगह डाइस बनवा लो। ये ऑप्शन तो बिजनेस में रहती है, इसको हम कहते हैं डाइवर्ट कर लेना। हम इसको कहते हैं डाइवर्ट वर्कर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग जॉब। जब आपने ये नो कहा, इसका मतलब इसके बावजूद आप काम करना चाहते हो तो अपने वर्कर को एग्जिस्टिंग जॉब से डाइवर्ट करो। जब आप वर्कर को एग्जिस्टिंग जॉब से डाइवर्ट करते हो एडिशनल टाइम हायर ना कर पाने की सूरत में, उस सूरत में आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ये होती है जी, कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। क्यों आप उससे डेस्क छुड़वा के इधर लाओगे ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट फिर आ गया। एक वर्कर है, उससे डेस्क बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो, डाइस बनवाना चाहो तो भी बनवा सकते हो। वर्कर से आप एक ऑप्शन फोरगो करके दूसरी ऑप्शन चूज करोगे, बेनिफिट फोरगोन। डेस्क में वर्कर आपको क्या कमा के दे रहा था वहां बैठा हुआ, जब उसको इधर लाओगे तो वो इनकम फोरगो हो जाएगी ना भाई, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। आपने वर्कर को जब डाइवर्ट किया एक प्रोडक्ट से, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से नई प्रोडक्ट की तरफ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन विल बी लॉस्ट।
दिस इज योर पार्ट ऑफ द रेलिवेंट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस आपकी रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी इस केस में क्या। लेकिन अगर एडिशनल टाइम हायर हो सकता है फिर तो कहानी बड़ी आसान है, जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ हायरिंग है दैट इज योर रेलिवेंट कॉस्ट। आपने कहा जी डाइस बनाने के लिए लेबर चाहिए, लेबर टेम्परेरी चाहिए, तो भाई देख लो मार्केट में जितने की मिलती है उससे पूछो लेबर से डाइस कितने का बनेगा। लेबर कहती है जी 1000 रुपया पर यूनिट लूंगा मैं डाइस बनाने का, खत्म होगी बात, 1000 रुपया पर यूनिट रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द डाइस। लेकिन अगर कहती है नहीं जी, वर्कर कहती है सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं डाइस बना सकता आपका, तो आप कहोगे ठीक है जी एडिशनल टाइम नहीं है कोई बात नहीं, इसको छोड़ के इधर आ जाओ, ये रेलेवेंट कॉस्ट आ गई। अगर वो कहता है यस आई एम विलिंग टू वर्क फॉर दिस जॉब, कॉस्ट ऑफ हायरिंग, वो कहता है नहीं जी मैंने ये काम नहीं करना, मैं अपने काम में बिजी हूं, आप कहोगे ठीक है जी उसको छोड़ के इधर आ जाओ, फिर ये कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर व्हेन द लेबर इज टेम्पररी। जी एनी क्वेश्चन? इसकी भी एप्लीकेशन अभी हम डिफरेंट एग्जांपल्स में रिपीटेडली देखेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अगर आंसर आया परमानेंट लेबर कि जिस वर्कर ने ये डाइस बनाना है वो परमानेंट है, परमानेंट वर्कर के साथ एक फीचर आपको याद रखना है, परमानेंट वर्कर से आपने 20,000 25,000 50,000 पर मंथ पे हायर किया हुआ अगर, तो हायरिंग में सिर्फ सैलरी और महीना नहीं लिंक होता, सैलरी में उनके वर्किंग आवर्स भी लिंक होते हैं कि जी आप हमारे साथ काम करेंगे 1 महीना से 50,000 तनख्वाह है, 1 महीने में 4 वीक्स हैं, 1 वीक में 5 वर्किंग डे हैं, 8 आवर्स अ डे इंटू 5, 40 आवर्स अ वीक इंटू 4, 160 आवर्स अ मंथ। वर्कर से ये टाइम एग्री होता है कि हम आपसे 1 महीने में 160 आवर्स काम करवाएंगे और उसकी तनख्वाह 50,000 है। यहीं से ओवरटाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई 1 महीने में अगर हमने 160 आवर्स से ज्यादा काम करवाया आपसे, ओवरटाइम आ जाएगा। तो परमानेंट वर्कर के साथ सैलरी, पीरियड एंड वर्किंग आवर्स लिंक्ड होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि परमानेंट वर्कर से हमने कहा 1 महीने का 50,000, 1 महीने में 160 घंटे तक हम आपसे काम करवा सकते हैं, काम जीरो भी करवाया तो आपकी तनख्वाह 50,000, काम 160 घंटे कराया तो भी तनख्वाह आपकी 50,000। अच्छा जी, अगर वर्कर परमानेंट है तो क्वेश्चन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आता है, इज स्पेयर टाइम अवेलेबल? स्पेयर टाइम का कॉन्सेप्ट यहां पे मुराद है कि भाई जिस वर्कर ने ये डाइस बनाना है वो ऑलरेडी आपके पास परमानेंटली हायर्ड है। स्पेयर टाइम से मुराद है क्या उस वर्कर से आपने जो मंथली एग्रीमेंट किया 160 का, उसमें से कुछ टाइम उसके पास फ्री है। लेट्स अज्यूम हमने हिसाब लगाया जिस वर्कर ने ये डाइस बनाना है हमने उससे 160 दिनों का 160 घंटे का एग्रीमेंट किया हुआ है, 160 घंटे में से अभी वो सिर्फ 100 घंटे महीने में काम करता है, 60 घंटे उसके पास स्पेयर है, और ये डाइस बनाने के लिए मुझे 60 घंटे ही चाहिए। अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है जिसमें ये डाइस बनेगा, तो स्पेयर टाइम में काम करवाने का, ये डाइस बनवाने का क्या मुझे कोई तनख्वाह देनी पड़ेगी वर्कर को? रेलेवेंट कॉस्ट इज 0। इफ स्पेयर टाइम इज अवेलेबल, रेलेवेंट कॉस्ट इज 0, क्योंकि परमानेंट वर्कर को तनख्वाह मुझे हर सूरत देनी है, काम है या नहीं है तनख्वाह देनी है। उसके मैंने 160 घंटे के एग्रीमेंट किया हुआ है, वो काम 0 आवर भी करेगा तो तनख्वाह जानी है, काम 160 घंटे पे करेगा तो भी तनख्वाह जानी है। तो ऑलरेडी वो 160 में से 100 घंटे काम कर रहा है, अगर मैं 100 की जगह 160 घंटे भी काम करवा लूंगा तो मेरी जेब पे कोई इजाफी बोझ नहीं है, मेरी जेब से कोई इजाफी पैसा नहीं जाता, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज 0। परमानेंट वर्कर के पास अगर स्पेयर टाइम अवेलेबल है, आप उस स्पेयर टाइम में काम करवाएंगे, परमानेंट वर्कर से स्पेयर टाइम में काम करवाने की रेलेवेंट कॉस्ट 0 होती है, क्योंकि काम उससे करवाया जाए या ना करवाया जाए तनख्वाह हर सूरत देनी है। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, इसका आंसर नो भी हो सकता है कि नहीं भी स्पेयर टाइम अवेलेबल नहीं है। 160 घंटे का एग्रीमेंट था, महीने के 160 घंटे वर्कर ऑलरेडी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? क्या उस वर्कर से, परमानेंट वर्कर से मजीद काम, एक्स्ट्रा काम करवाया जा सकता है, मतलब ओवर टाइम? जो एग्रीमेंट के आवर्स 60 है, उसके अलावा वर्कर से काम करवाना मतलब ओवर टाइम करवाना। तो जनाब क्वेश्चन है भाई स्पेयर टाइम तो अवेलेबल नहीं है, क्या हम उसे ओवर टाइम करवा सकते हैं?
अगर आंसर इज यस, यस ओवर टाइम करवा सकते हैं भाई, कॉस्ट ऑफ हायरिंग। तो भाई इस डेस्क के लिए ओवर टाइम की जितनी कॉस्ट है वो रेलेवेंट कॉस्ट है आपकी। ये डेस्क बनाने में जितनी कॉस्ट वर्कर को ओवर टाइम की मद में पे करनी पड़ेगी, दैट इज योर रेलेवेंट कॉस्ट। बट इफ योर आंसर इज नो, नहीं भाई ओवर टाइम भी नहीं कर सकता, वर्कर कहते जी मैं गोरा हूं, मैंने ओवर टाइम नहीं करना, सैटरडे संडे की भी छुट्टियां मनानी है, फैमिली को टाइम देना है मैंने, तो भाई डाइवर्जन की ऑप्शन तो यहां पे भी है ना, क्या ठीक है भाई ओवर टाइम ना लगा। तो डेस्क बना रहा था, 160 घंटे तेरे डेस्क में जाते थे, मुझे 60 घंटे चाहिए, तो 4 डेस्क ना बना, डाइस बना दे। इस पर तो इतराज नहीं कर सकता ना वर्कर। उसी टाइम में 160 घंटे में हम उससे डेस्क बनवा लें, डाइस बनवा लें, ये हमारी मर्जी है। तो उस केस में हमें डाइवर्ट करना पड़े। लेकिन जब परमानेंट वर्कर को डाइवर्ट करते हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट इज ओनली, ये फर्क ध्यान में रखिएगा, परमानेंट वर्कर और टेम्परेरी वर्कर दोनों का केस डाइवर्जन का हम डिस्कस कर रहे हैं। टेम्परेरी वर्कर में कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस होता है और परमानेंट वर्कर में सिर्फ कंट्रीब्यूशन लॉस होता है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। दोनों केसेस डाइवर्जन के हैं। टेम्परेरी वर्कर की डाइवर्जन क्या कॉस्ट करती है, परमानेंट वर्कर की डाइवर्जन क्या कॉस्ट करती है। जी ये डायग्राम लेबर की एक दफ़ा वॉक थ्रू कर लें, कोई चीज़ समझ नहीं आती इसमें पूछ लीजिए। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, टेम्परेरी वाले लेबर में ये एडिशनल टाइम भी ओवर टाइम है या नहीं बेटा, टेम्परेरी वर्कर एडिशनल टाइम यहाँ पे ओवर टाइम नहीं होता। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो लिंक होता है परमानेंट वर्कर के साथ, ठीक है। टेम्परेरी वर्कर को तो हमने हायर ही तब करना है जब जरूरत होगी। 1 घंटे की जरूरत है तो 1 घंटे के लिए हायर करो, 2 घंटे की जरूरत है तो 2 घंटे के लिए हायर करो, 3 घंटे की जरूरत है तो 3 घंटे के लिए हायर करो, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेरी वर्कर में ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता, टेम्परेरी वर्कर में एडिशनल टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। सही परमानेंट वर्कर में भी पार्शियली का कांसेप्ट आएगा, परमानेंट वर्कर में पार्शियली का कांसेप्ट आएगा, मतलब अगर 60 आवर के लिए टाइम चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमें जैसे मैंने अभी बात की थी, आपके पास परमानेंट वर्कर 160 घंटे के लिए हायर होते हैं महीने के लिए, 100 घंटा वो डेस्क बनाने में बिजी है, इसका मतलब वर्कर के पास पे टाइम कितना हुआ 60 घंटे। अगर तो मुझे डाइस 60 घंटे में ही बनवाना है तो रेलेवेंट कॉस्ट इज 0। लेकिन अगर मुझे डाइस बनाने के लिए 80 घंटे चाहिए तो स्पेयर कितने हैं 60। 160 में से 100 डेस्क में इस्तेमाल हो रहे हैं, 60 स्पेयर हैं, मुझे 80 चाहिए, 20 मुझे फिर ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। तो मेरी रेलेवेंट कॉस्ट 60 की 0 हो जाएगी, 20 की कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो भी है वो रेलेवेंट कॉस्ट बनेगी। अभी हम केसेस देखेंगे इंशाअल्लाह, डिफरेंट केसेस हम देखते हैं और फिर इस पे लेबर के डायग्राम को कंप्रीहेंसिवली हम अप्लाई करके देखेंगे। अभी ये बेटा सर ये टेम्परेरी लेबर में जब हम डाइवर्ट करते हैं लेबर को तो उसकी पर यूनिट रेम्यूनरेशन चेंज हो जाती है। सॉरी, पर यूनिट रेम्यूनरेशन चेंज हो जाएगी। नहीं रेम्यूनरेशन तो चेंज नहीं होगी बेटा। मैं वो उसको 100 रुपया घंटा दे रहा था, उधर डेस्क बना रहा था, 100 रुपया घंटा ले रहा था, उसको उठा के इधर ले आऊंगा, यहाँ पे 100 रुपया घंटा लेना शुरू कर देगा। यूनिट तो चेंज होगी ना, पर यूनिट दे रहे थे ना। बेटा मैं फिलहाल मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी पर आवर उसको मैंने अगर हायर किया हुआ है तो मैं वहाँ पे पर आवर दे रहा था उसको 500 रुपया, यहाँ पे मैं उसको 500 रुपये पर आवर देना शुरू कर दूंगा। वो डेस्क बना रहा था 500 रुपये पर आवर लेके, डाइस बना देगा 500 रुपये पर आवर लेके, ठीक है। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 2 पे आइए ज़रा, इलस्ट्रेशन 2 डिस्कस करते हैं और फिर अगर हो सकता है इसमें डिस्कशन में कोई क्वेरीज अगर आपके जहन में है तो वो शायद इस डिस्कशन में कुछ रिजॉल्व हो जाए। नहीं हुई तो आगे बार बार ये केसेस आने हमारे सामने जी। इलस्ट्रेशन 2 रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इन 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट्स हैं जहां से हमने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर मेजर करके बतानी है। Azim Limited has been approached
by a customer for a price quote for a specialized product G. Product G is a complicated model and would pass through 3 production departments. Below are the details of labor required in each department. 3 डिपार्टमेंट की कहानी है जी, 3 डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट गुजर के बनती है, तीनों डिपार्टमेंट में लेबर की कहानी हमें अलग-अलग बताई गई है। 1 by 1 इनको डिस्कस करेंगे और डायग्राम की मदद से इनको सॉल्व करेंगे। The contract would require 400 hours of work in Department A, where workforce is paid 20 per hour for a fixed 40-hour week permanent. There is a currently spare capacity in Department A, and there are no plan to reduce the size of the workforce in the department. So question number 1, is labor permanent? Answer is yes. Question number 2, is there spare capacity? Yes. So what is the relevant cost? 0। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो हमने कहा जी हमारा केस इलस्ट्रेशन 2 का, डिपार्टमेंट ए की बात करें। डिपार्टमेंट ए में हमें 400 आवर्स चाहिए, रेलेवेंट कॉस्ट 0 है। लीजिए जी 400 इंटू 0, 0। डिपार्टमेंट ए की कहानी, परमानेंट लेबर, स्पेयर कैपेसिटी, रेलेवेंट कॉस्ट 0। कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट बी, कॉन्ट्रैक्ट वुड रिक्वायर 200 hours of work in Department B, where workforce is paid ₹30 per hour. Temporary. The department is currently working at full capacity. The company could ask the workforce to do overtime. अच्छा, टेम्परेरी में भी उसने ओवरटाइम का जिक्र कर दिया। पेड एट द नॉर्मल रेट पर आवर प्लस 25% प्रीमियम। Alternatively, the workforce could be diverted from the other work that earns a contribution of ₹10। अच्छा, अब यहां पे जरा एक तवज्जो से देखिए, हमने डायग्राम में पढ़ा था कि अगर एडिशनल टाइम हायर हो सकता है तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग, और अगर एडिशनल टाइम हायर नहीं हो सकता तो कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन। अब डिपार्टमेंट बी में उसने हमें दोनों ऑप्शन दे दिए हैं कि हायर करना चाहो तो हायर कर लो, डाइवर्जन भी पॉसिबल है। ऐसा ही है ना? जुमला अगर पढ़ो डिपार्टमेंट बी की कहानी, उसने कहा जी कंपनी कुड आस्क वर्कफोर्स टू वर्क ओवर टाइम पेड एट द नॉर्मल रेट प्लस 25% प्रीमियम। एक ऑप्शन है वर्कर से एक्स्ट्रा टाइम हायर रेट पे करवा लो। अल्टरनेटिवली दूसरी ऑप्शन क्या है, डाइवर्ट कर लो, जहां पे कंट्रीब्यूशन है 10 रुपए। ऐसी सूरत में जहां पे हमारे पास दोनों ऑप्शन हो, हमें क्या करना चाहिए, दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे और जहां पे लो है बेहतर, ये भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट है ना, हम देखेंगे कहां पे लेबर में सस्ती पड़ती है। ओवरटाइम करवाना सस्ता पड़ता है या डाइवर्ट करवाना सस्ता पड़ता है। ओवरटाइम की कॉस्ट ये है, डाइवर्जन की कॉस्ट ये है। तो जनाब हम इस केस में दोनों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे। हमें 200 घंटे के लिए लेबर चाहिए, डिपार्टमेंट बी में हमें 200 घंटे के लिए लेबर चाहिए, लेकिन 200 घंटे को हमने मल्टीप्लाई करने हैं लोअर ऑफ फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 ओवरटाइम करवा लो, ऑप्शन नंबर 2 डाइवर्ट कर लो। अगर आप ओवरटाइम करवाते हो, नॉर्मल रेट 30 रुपए है, 25% प्रीमियम देना पड़ेगा। 30 इंटू 1.25 क्या रेट आया, 37.5 पर आवर। ऑप्शन नंबर 1 ये है। ऑप्शन नंबर 2 डाइवर्ट कराओ। डाइवर्ट करवाओ, कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। कॉस्ट ऑफ हायरिंग इज 30 प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस 10। क्या बेहतर है जी, ओवरटाइम। यहां पे ख्याल रखना कि जब हम डाइवर्ट कर रहे हैं ना, तो हम एग्जिस्टिंग सैलरी पे ही उसको नई जॉब पे ले जा रहे हैं, एडिशनल ओवरटाइम करवा के प्रीमियम नहीं पे कर रहे। अगर हम ओवरटाइम डाइस के लिए एडिशनल टाइम हायर करेंगे तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग 37.5 है, लेकिन अब जब हम डाइवर्ट करवा रहे हैं तो 30 रुपए पर आवर पे कर रहे हैं ना उसको हम, तो वही सैलरी हम यहां डेस्क पे नहीं देंगे, उस डाइस पे दे देंगे 30 प्लस 10। तो हमने कहा जी लोअर 37.5 कितना बना जी,
7,500. Relevant cost of labor in department B is 7,500. Department C, contract would require 600 hours of work in Department C, where the workforce is paid 30 per hour, temporary. Labor in this department is in short supply, and all the available time is currently spent in making product X, which earns the following contribution. Price product X की 120, लेबर 2 घंटे के हिसाब से 60 रुपए, अदर वेरिएबल कॉस्ट 35 रुपए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 95, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ एक्स 25। अच्छा जी, डिपार्टमेंट सी, लेबर डिपार्टमेंट सी में 600 घंटे की कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इज लेबर परमानेंट और टेम्पररी? टेम्पररी। कैन एडिशनल टाइम बी हायर्ड? शॉर्ट सप्लाई का मतलब नो, लेबर आसानी से नहीं मिलती, नो। सो व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। तो 600 घंटे डिपार्टमेंट सी, 600 घंटे की हमें कॉस्ट चाहिए और वो बनेगी कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस। कॉस्ट ऑफ हायरिंग कितनी है? 30, एंड कंट्रीब्यूशन जो लेबर कमा रही है वो कितनी है? बाय 2, 30 रुपीज पर आवर है। ये कंट्रीब्यूशन 25 रुपए कंट्रीब्यूशन 2 घंटे का है, ये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है भाई। तो पर आवर 30 रुपीज पर आवर में जब कंट्रीब्यूशन ऐड करना है तो वो भी पर आवर ही ऐड करना है, ये ख्याल रखना है भाई। हमारी लेबर इस प्रोडक्ट पे 1 घंटे में 12.5 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाती है। हम 1 घंटे की कॉस्ट मेजर कर रहे हैं ना, तो 1 घंटे की कॉस्ट ऑफ हायरिंग 30 है, 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन लॉस 25/2 है। तो जनाब यहां से बताइए 600 इंटू 42.5, 25,500, टोटल हुई कॉस्ट 33,000। यह है जी लेबर की रेलेवेंट कॉस्ट। जी, एनी क्वेश्चन? जी, कोई सवाल जी लेबर के ऊपर?
मज़ीद जैसे मैंने कहा भी मटेरियल की लेबर के हमने बार बार डिफरेंट केसेस देखने हैं। कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन अभी इसी चैप्टर में हमने देखनी है। फिलहाल एक एक इलस्ट्रेशन की मदद से इस डायग्राम को समझ के हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट। किसी भी प्रोडक्ट बनाने के जो वेरिएबल ओवरहेड हैं वो हमेशा रेलेवेंट होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड क्या है? मशीन चलेगी तो बिजली, मशीन चलेगी तो लुब्रिकेशन ऑयल, ये वेरिएबल ओवरहेड की मिसालें हैं। सो वेरिएबल ओवरहेड्स आर ऑलवेज रेलेवेंट। फिक्स्ड ओवरहेड पे क्वेश्चन मार्क रहता है। फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ तब रेलेवेंट है जो इजाफी होंगे। हमारे डिसीजन की वजह से इजाफी ओवरहेड्स जो हैं वो रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, हमें कहा जाए अगर कि ये डाइस बनाने के लिए हम जो कटिंग मशीन यूज करेंगे वो ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, वो मशीन ऑलरेडी हमारे पास है, उसका ऑपरेटर भी, सुपरवाइजर भी ऑलरेडी हमारे पास हायर्ड है। इसका मतलब अगर मैं ऑलरेडी अवेलेबल मशीन पे ऑलरेडी हायर्ड ऑपरेटर की मदद से ये डाइस बनाऊंगा तो मेरी जेब पे कोई इजाफी बोझ नहीं है, इररेलेवेंट। कोई इजाफी बोझ नहीं आया, इररेलेवेंट। लेकिन अगर मुझे कहा जाए मशीन तो अवेलेबल है लेकिन ऑपरेटर एडिशनली 15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे लेना पड़ेगा, तो वो 15 दिन की जो सैलरी है इजाफी, इंक्रीमेंटल, दैट इज रेलेवेंट। तो ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड की मद में अगर मेरी जेब से कोई इजाफी पैसा जाएगा तो वह रेलेवेंट है, अगर इजाफी पैसा मेरी जेब से नहीं जाता तो इरेलेवेंट है। ओवरहेड के साथ अक्सर एग्जामिनर ये टर्म यूज करता है कि भाई अगर ये आप डाइस इस बनाओगे तो फिक्स्ड ओवरहेड विल बी चार्ज एट 50 रुपीज पर आवर, फिक्स्ड ओवरहेड विल बी अब्सॉर्ब्ड एट 50 रुपीज पर यूनिट। तो जब ये ओवरहेड के साथ चार्ज, अब्सॉर्ब्ड, अपोर्शन, एलोकेटेड ये टर्म यूज की जाए, इसका मतलब दे आर, ये इजाफी नहीं होते, ये सिर्फ तकसीम बदलती है। ये ऐसे ही है जैसे आप कहो हॉस्टल में 2 बच्चे रहते हो, 2 और बच्चों ने आप दोस्तों ने राब्ता किया भी हम भी आपके साथ हॉस्टल में शिफ्ट होना चाहते हैं। आप 2 बच्चे जो हॉस्टल में दोस्त रह रहे हो वो किराया दे रहे हो 10,000 पर मंथ। 2 दोस्तों ने आपको जब अप्रोच किया, आपने उनसे कहा जी ठीक है आ जाओ, लेकिन यू विल बी चार्ज 2,500 पर मंथ। ठीक बात है ना, किराया आप 4 बंदों में तकसीम होगा 2,500 पर मंथ, बात तो ठीक है। लेकिन क्या उन 2 के आने से आपने इजाफी किराया दिया? चार्ज आप कर रहे हो क्योंकि भाई 2 लोग नए आ गए, तकसीम बदल गई, लेकिन इजाफी जेब से कोई पैसा नहीं गया। तो हम कहेंगे अकाउंटिंग के लिहाज से तकसीम बदली है। ये सारी टर्म्स अकाउंटिंग में इस्तेमाल होती हैं, ये अकाउंटिंग की टर्म है तकसीम का इजहार करने के लिए कि ओवरहेड जो तकसीम होगी प्रोडक्ट्स में, डिपार्टमेंट में, वो किस तरह तकसीम होती हैं। लेकिन हमें तकसीम से गर्ज नहीं है, हमें तो गर्ज है इजाफी से, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? हमारे डिसीजन की वजह से जेब पे इजाफी बोझ। तो अगर आप 2 दोस्त बैठे हुए हो, 2 नए दोस्तों को हॉस्टल में साथ शेयर कराने का फैसला करते हो, तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दैट डिसीजन इज 0। 2 दोस्तों का इजाफी अपने हॉस्टल में ठहराने की रेलेवेंट कॉस्ट इज 0, लेकिन तकसीम 4 में होगा किराया। आइंदा फ्यूचर में जब वो आ जाएंगे तो किराए की तकसीम 4 में शुरू हो जाएगी। मतलब ये बेसिकली बचत हो जाएगी, आप लोगों की जेब पे बोझ कम हो जाएगा आप लोगों का। एनीवेज, बट हमने कहा हमारे इस केस में क्योंकि इदारा एक ही होता है, तो एक इदारे की कॉस्ट 2 बच्चों में तकसीम हो, 4 में तकसीम हो, फर्क नहीं पड़ता, इदारे की जेब से तो अंदर जा रहा है। लेकिन अगर इजाफी पैसा जेब से जाता है तो दैट इज रेलेवेंट। सो वेरिएबल ओवरहेड सिर्फ तब रेलेवेंट है, वेरिएबल ओवरहेड हर सूरत रेलेवेंट है। फिक्स्ड ओवरहेड तब रेलेवेंट है जब इजाफी है, और अगर फिक्स्ड ओवरहेड के साथ इनमें से कोई भी टर्म इस्तेमाल की जाएगी तो इसका मतलब बगैर सोचे समझे फिक्स्ड ओवरहेड इरेलेवेंट है। अच्छा, डेप्रिसिएशन की कहानी में थोड़ा सा एक एक्सेप्शन आती है। वैसे तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश कॉस्ट है, और हमने कहा है नॉन कैश कॉस्ट तो इरेलेवेंट होती हैं, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्ट की डेफिनेशन में था कैश कॉस्ट। लेकिन 2 ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पे डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कॉस्ट बन जाती है। 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पे डेप्रिसिएशन
एक नॉन कैश होने के बावजूद रेलेवेंट बन जाती है। केस नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऐसे एसेट की जो कि खास तौर पे उस ऑर्डर के लिए खरीदा जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी थी, ये डाइस हमारी एग्जिस्टिंग प्लांट पे बनेगा, एग्जिस्टिंग प्लांट पे बनेगा, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर चलाएगा, जीरो डेप्रिसिएशन, जीरो सैलरी। एग्जिस्टिंग प्लांट पे बनेगा, नया ऑपरेटर चलाएगा, जीरो डेप्रिसिएशन, ओनली सैलरी, रेलेवेंट। लेकिन अगर कहा जाए ये डाइस बनाने के लिए प्लांट भी नया खरीदना पड़ेगा और ऑपरेटर भी नया आएगा, तो ऑपरेटर की सैलरी भी रेलेवेंट और प्लांट की डेप्रिसिएशन भी रेलेवेंट, क्योंकि प्लांट हमें पैसे देके खरीदना पड़ा ना भाई। प्लांट हमने खरीदा है किस लिए? इस डाइस के लिए, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी फिर इस डाइस की कॉस्ट में रेलेवेंट कॉस्ट के तौर पर शामिल होगी। डेप्रिसिएशन के रेलेवेंट कॉस्ट का असूल एक केस नंबर 1 जहां पे डेप्रिसिएशन रेलेवेंट कॉस्ट होती है, ऐसा एसेट जो हमारे फैसले की वजह से खरीदा जाएगा। हम डाइस का ऑर्डर वसूल करेंगे तो एक एसेट खरीदा जाएगा, डाइस का असल एसेट, डाइस का ऑर्डर वसूल करने की सूरत में एसेट खरीदा जाएगा, इसलिए डाइस की कॉस्ट में उस एसेट की डेप्रिसिएशन को शामिल होना चाहिए। ये एक पहला असूल कि कब डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिकम्स रेलेवेंट। असूल नंबर 2, एसेट तो नया नहीं खरीदना भाई, लेकिन एसेट जिस पे प्लांट ने बनना है उसकी डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है यूनिट बेसिस। एसेट तो प्रोडक्ट ने बनना है एग्जिस्टिंग प्लांट पे ही, लेकिन उस प्लांट की डेप्रिसिएशन पॉलिसी है यूनिट बेसिस, उस केस में भी डेप्रिसिएशन रेलेवेंट हो जाती है। ठीक है जी। 2 केसेस, एक प्रोडक्शन नए प्लांट पे होनी है, नए प्लांट की डेप्रिसिएशन प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड कर लो। दूसरा, प्रोडक्शन होनी तो पुराने प्लांट पे है, एग्जिस्टिंग प्लांट पे है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है डेप्रिसिएशन यूनिट बेसिस पे चार्ज करना, उस केस में भी डेप्रिसिएशन आपकी रेलेवेंट हो जाती है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश कॉस्ट होने के बावजूद 2 एक्सेप्शंस जहां पे रेलेवेंट बनती है। जी कोई सवाल? हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के असूल हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के हिसाब से डिस्कस कर लिए। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड में डेप्रिसिएशन, उसका एक अलहदा से हमने डिस्कशन ऐड कर ली। डेप्रिसिएशन वैसे तो फिक्स्ड ओवरहेड का हिस्सा होती है, लेकिन हमने उसकी डिस्कशन को एक अलहदा से कवर भी कर लिया। जी एनी क्वेश्चन? डेप्रिसिएशन का असूल हमें बहुत कम सवालों में पास पेपर में नजर आएगा। वो जो मैं फिर आपको तो जला दूं, अगर आपने रिवीजन प्रैक्टिस मिक्स कर दी, पास पे डिसीजन मेकिंग के 4 सवाल करके समझा कि मुझे रेलेवेंट कॉस्टिंग के 4 सवाल की, आपको लगा रेलेवेंट कॉस्टिंग के सारे असूल मेरे रिवाइज हो गए, तो आप गलत हो। रेलेवेंट कॉस्टिंग के 4 सवाल क्या 6 सवाल भी पास पेपर से करोगे, शायद डेप्रिसिएशन का कोई एक भी इन दोनों में से टेस्ट ना हो आपका, या शायद कहीं एक टेस्ट होता नजर आ जाए आपको। लेकिन कंप्रीहेंसिव रिवीजन आपकी तभी होगी जब ये डायग्राम पढ़ोगे, क्योंकि डायग्राम में भी तो कितने यस या नो है ना। ये सूरत हाल है, इनमें से डिफरेंट सूरत हाल बनती हैं, मटीरियल में भी ऐसा ही है, डिफरेंट यस या नो बनते हैं। तो सारे के सारे 3-4 सवाल जो आपने किए उसमें सारे असूल टेस्ट नहीं हो जाते, जरूरी नहीं कि टेस्ट हो। ठीक है, तो हमेशा रिवीजन को प्रैक्टिस से फर्क रखना है, रिवीजन को प्रैक्टिस से मिक्सअप नहीं करना। रिवीजन का मतलब नोट्स देखो, किताब देखो, जहां से चीजें सीखी हैं, एक एक लाइन, एक एक जुमला, एक एक पैरा पढ़ो। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल? अच्छा जी, रेलेवेंट कॉस्टिंग की जो प्रिंसिपल्स की डिस्कशन है हमारी वो कंप्लीट हो गई, और अब आगे बारी है सवालों की। इनमें 2 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3 और 4, ये बड़ी कंप्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन है। इसमें लगभग हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो शायद डेप्रिसिएशन के अलावा बाकी सारे एस्पेक्ट शायद इलस्ट्रेशन 3 और 4 में हमारे कवर होंगे। उसके बाद ये 2 कुछ पास पेपर का क्वेश्चन है। इस चैप्टर में हम ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था कि जब हम डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में आएंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट दोबारा इस्तेमाल होने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में तो रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हम सिर्फ प्राइसिंग के एस्पेक्ट से चेक कर रहे हैं, उसी से रेलेवेंट हम उसी प्राइसिंग डिसीजन से रिलेटेड ही हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेकिन रेलेवेंट कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन रिमेनिंग टॉपिक्स के ऊपर चैप्टर 11 में होनी है। तो चैप्टर 11 में आपको बताया था कि 15-16 सवाल हमने लिस्ट बना के रखी, वो हमने वहां पे करने हैं। उधर रेलेवेंट कॉस्टिंग दोबारा हमारे सामने आएगी, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग
सिर्फ प्राइसिंग डिसीजन में नहीं, बाकी सारे डिसीजन मेकिंग में भी चलती है विद सम एडिशनल गाइडलाइन। जी मैडम। टेस्ट नेक्स्ट वीक का टेस्ट हमारा, तो नेक्स्ट वीक का टेस्ट हमारा आखिरी टेस्ट कौन सा हुआ था? प्रोसेस कॉस्टिंग के बाद टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा हमने, बेसिक लेवल। अच्छा हमारा मैडम प्रोसेस कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड हाफ, सेकंड टेस्ट प्रोसेस कॉस्टिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग, ये दो एरिया। अच्छा जी, तो हम इलस्ट्रेशन 3 पे जरा नजर डालते हैं, इस पे बात हम शुरू करते हैं। बल्कि इस पे बात शुरू की तो खत्म होनी नहीं आज, ये आधे घंटे की इलस्ट्रेशन है, इसको तो पढ़ने में ही हमारे 10 मिनट लग जाएंगे इसको, और हमारे पास इतना ही टाइम है। चलें हम काम करते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह इशू है, कोई आपका पुराना जो डिस्कशन अभी हुई इससे पहले रिलेटेड कोई गाइडलाइन को है, कोई और गपशप करनी है तो उस पर बात कर लेते हैं। बल्कि एक छोटी सी बात, उससे पहले एक और बात याद आ गई मुझे। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, जिलहज्जा का चांद अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ गया। तो थोड़ी सी बात इसी के रेफरेंस से करते हैं, बाकी बातें बाद में, बहुत जरूरी बात है जी। अच्छा हम में से ना, मुझे तो कम से कम अपना बचपन याद है, आजकल के बच्चे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं क्योंकि मीडिया बड़ा ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में। तो पॉजिटिव वे में अगर इसकी बात करें तो मैं ऑनेस्टली अपने बचपन की बात करूं, जब मैं टीन एज में था या आप लोगों की एज के आसपास था, तो शायद उस ज़माने में हमारी एक आम स्टूडेंट की ना, एक आम पर्सन की, जिसका कोई, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दीनी तालीम का कोई सेटअप ना होने के बराबर है। वाहिद हमारी तालीम, दीनी तालीम का जो निज़ाम है, एक मिनिमम तालीम जो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बनी हुई है सिस्टम में, वो जुमे का खुतबा है, और हम में से बहुत से बच्चे उस खुतबे को भी अवॉइड करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। पहली बात, वो हमारे एक आम इंसान की लाइफ में दीनी तालीम का एक वाहिद आप समझो वो सोर्स है, अदरवाइज तो हमें उसके अलावा भी हट के भी कोई ना कोई किसी न किसी सिस्टम में दीनी तालीम की तरफ रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रुझान ना होने की वजह से, हमारी कोताही की वजह से, सिर्फ एक जुमे का खुतबा है जो एक रेगुलर इस्लामिक एजुकेशन हमें देता है, वो भी मेल को, फीमेल अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी बहुत कम रुझान पाया जाता है हमारे मुआशरे में। और उसमें भी मेल, जैसे मैंने कहा, अक्सर बच्चे इस मौके की अहमियत नहीं जानते। जुमे की अहमियत है ही खुतबे में, कि आप जाइए और वो एक रिमाइंडर, लेसन लीजिए, तालीम लीजिए वहाँ पर जाके। अनफॉर्चुनेटली हम इसको सिर्फ 2 फ़र्ज को ही जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, हालांकि ऐसा कतन नहीं है। अच्छा मैं जब बात कर रहा था, चूंकि तालीम, इस्लामी तालीम के मौके लिमिटेड होते हैं, तो कम से कम मैं तो कम से कम इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि जब मैं आप लोगों की एज में था, तो मुझे उस एज में जिलहज्जा के जो अयाम हैं, ये हम कहें 10, 11 बल्कि 13 जिलहज तक जाते हैं, इनकी जो फजीलत है वो उसका इतना ज़्यादा अदराक एहसास नहीं था, एजुकेशन नहीं थी। मैं वेरी ब्रीफली 2-3 जुमलों में इसकी अहमियत आपको अगर थोड़ा सा बता दूं। अब ये मुझे एग्जैक्ट इसका सोर्स नहीं पता, हदीस से कितना ज़ोर है, और उलमा का एक होता है कि कंसेंसस, इस्तदलाल उन्होंने जो निकाला होता है वो क्या है। लेकिन रातों की बात करें कि सबसे बाबरकत रातें पूरे साल में, सबसे ज़्यादा सवाब देने वाली रातें जो आती हैं पूरे साल में, तो वो रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातें हैं। और सबसे ज़्यादा सवाब देने वाले जो दिन आते हैं वो जिलहज्जा के ये 10 दिन हैं। आप नेकी करें, नेकियों में अमाल जो मल्टीप्लाई होकर नेकियां आपको मिलती हैं, जो एक नेकी का ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं आप, वो ये जिलहज्जा के 10 दिन है। मतलब रमज़ान से भी बढ़ के नेकियां आप इन 10 दिनों में, दिनों की बात करें तो आप इन 10 दिनों में कमा सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने इन्हीं 10-12 दिनों में अपने इस्लाम की जो बड़े बड़े पिलर हैं इबादत के, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनमें नमाज तो हर साल के हर दिन अवेलेबल है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल, आप इबादत करते हैं। फिर इन्हीं 10 दिनों में एक हज जो इतना बड़ा रुकन है, वो भी इन्हीं 10 दिनों में अवेलेबल है। फिर कुर्बानी एक इतनी बड़ी फजीलत वाला अमल है, वो भी इन्हीं 10 दिनों में अवेलेबल है। देन रोज़े रखना, ख़ास तौर पर 9 जिलहज का रोज़ा। 9 जिलहज का रोज़ा तो एक तरह का एक स्पेशली हाईलाइट हुआ हुआ ना,
आप 10 दिनों में किसी भी दिन रोज़ा रखें, मल्टीपल मतलब मे बी शायद रमज़ान के रोज़े से भी बढ़ के आपको सवाब मिलता हो। मतलब यहाँ तक उलमा का इस्तदलाल इस बारे में है कि जितनी अहमियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई, बल्कि मैं आज ही मैंने एक हदीस भी पढ़ी, मैं वो भी बल्कि आपसे शेयर करता हूँ इसी से रेलेवेंट। फेसबुक पे मुझे पोस्ट नज़र आई, मैंने अपने इसको वॉल पे भी शेयर किया, आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं इस मौके की मुनासबत से। सारी दुनिया से कीमती तरीन दिन, ये सही बुखारी की हदीस है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए अमल का मुकाबला दूसरे दिनों का कोई अमल नहीं कर सकता। साहबा ने अर्ज़ की, क्या दूसरे दिनों में किया गया जहाद भी इन दिनों के अमल के बराबर नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, सवाए इसके कि जिसने अपना जान व माल सब अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। सिर्फ इन दिनों के अमाल से बढ़ के अमल सिर्फ एक है कि अपना जो इंसान अपना जानो माल सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, वही सिर्फ इन 10 दिनों के अमाल से आगे जा सकता है। ये इसका खुलासा है। मतलब जानो माल सब कुछ कुर्बान करने के अलावा जो मर्जी नेकी कर लो आप पूरे साल में, इन 10 दिनों की नेकी से आगे नहीं जा सकती। ये उसकी एक अहमियत का सही बुखारी की एक हदीस थी, तो आपसे मैं शेयर किया। तो इसमें 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा, उसमें कहा जाता है आपके 2 साल के गुनाह माफ़ होते हैं, हमें ज़रूर रखना चाहिए। उसमें भी लोगों का होता है कि कौन सा 9, वो वाला सऊदी वाला 9 ज़िलहज्जा हमारा, तो जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ का 9 ज़िलहज्जा, चूँकि हम रोज़े अपने रीजन के हिसाब से रखते हैं, ईद अपने रीजन के हिसाब से रखते हैं, तो 9 ज़िलहज्जा की जब बात हो रही है तो वो भी अपने रीजन के हिसाब से 9 ज़िलहज्जा की बात हो रही है। उसके रोज़े का ज़रूर इस्तेमाल करें। और मुझे लगता है हर बच्चे को कुछ ना कुछ, आज पहला दिन ही है, आज ही अपने साथ कोई अहद करें कि यार इन 10 दिनों के लिए क्या स्पेशल इजाफी मुझे करना है। मुझे लगता है कि ये सोचना और इसके मुताबिक अमल करना, अल्लाह ताला को ये बात भी आपकी बहुत पसंद आएगी कि आप लोगों ने इन 10 दिनों की अहमियत को सोच के बेशक कोई छोटा सा अमल ऐड कर लें। जैसे मैं सो मच से कहता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता अव्वल तो कोताही नहीं होनी चाहिए, लेकिन नमाजों में कोताही है तो आप कहें जी मैं ये कम अज़ कम ये 10 दिन तो 5 की 5 वक्त नमाजें बाजमात मस्जिद में अदा करूँगा। नमाज बाजमात अदा करते हैं तो फिर एक और हो सकता है यार मैं सारी सुन्नतें इजाफी, पहले मैं रूटीन में सुन्नतों में कोताही करता हूँ तो इजाफी में ज़रा एहतियात करूँगा। कुछ ना कुछ इजाफी आम दिनों से हट के कोशिश कीजिए अपने तौर पे कि आप कुछ इजाफी इबादत करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला को आपकी कोई भी अदा पसंद आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह मंडे को मिलेंगे, यहाँ से कहानी आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।